ये वीडियो 4 पार्ट्स में पब्लिश हुआ है। ये उसका पहला पार्ट है। एजुकेशन से भी बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे पहले कि हम उस पर विचार करें, पहले जान ले कि एजुकेशन है क्या और आज जिस रूप में है वो कैसे आया। मैसेच्यूसेट्स अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो न्यू इंग्लैंड नाम के बड़े विस्तार में आता है। यह विस्तार अमेरिका की आजादी आंदोलन में काफी सक्रिय था। ज्यादा जानकारी के लिए आप बॉस्टन टी पार्टी को गूगल कर सकते हैं। बॉस्टन नाम तो सुना होगा। मैसेच्यूसेट्स के यही शहर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलर दो यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड और एमआईटी। यही बॉस्टन में 1821 में अमेरिका का पहला हाई स्कूल बना था। यही बॉस्टन में जन्म हुआ था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जो कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर होने के अलावा एक लेखक, वैज्ञानिक और प्रकाशक भी थे। ये वही फ्रैंकलिन है जिन्होंने पतंग उड़ा के साबित किया कि आकाश में चमकती बिजली यानी कि लाइटनिंग और हमारे घर की बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। खैर, विकिपीडिया पे बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम का पेज ही नहीं, पूरी कैटेगरी है जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। आज बात है फ्रैंकलिन की किताबों के दान से बनी एक लाइब्रेरी की, जो कि अमेरिका की पहली पब्लिक लाइब्रेरी थी। बॉस्टन के पास वाले टाउन फ्रैंकलिन में बनी थी 1790 में, यानी कि अमेरिका की आजादी के ठीक 14 साल बाद। वैसे ये बात उस लाइब्रेरी की भी नहीं है, बल्कि उस बच्चे की है जो उसकी पुस्तकें पढ़ के बड़ा हुआ। वो बच्चा जो एक गरीब किसान का बच्चा था, वो बच्चा जो साल भर में 6 वीक से ज्यादा कभी पढ़ाई न कर पाया, फिर भी लाइब्रेरी की पढ़ाई से कॉलेज गया और लॉ पढ़ के एक सफल वकील बना। 1827 में वो चुनाव जीतकर मैसेच्यूसेट्स राज्य की विधानसभा में भी गया और वहां से उसने शुरू किया मॉडर्न अमेरिकी सोसाइटी का वो रिफॉर्म जिसके फल पूरी दुनिया कोई ना कोई तरीके से खा रही है। यह महान नेता स्लेवरी का भी विरोधी था। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूं, तो ये गलत है। हालांकि वो उसी व्हिग पार्टी का नेता था जिसमें 1856 तक लिंकन बिलोंग करते थे। यही व्हिग पार्टी के विघटन ने आज की अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया। यह संघर्ष की कहानी है होरास मान की, जिसने अमेरिकी पब्लिक एजुकेशन की नींव रखी। यही नींव पर, उन्हीं के सोशल अपलिफ्टमेंट थ्रू एजुकेशन वाले विचार पर पूरी दुनिया में शिक्षा की बहुमंजिली इमारत खड़ी हुई है। वैसे तो पूरी हिस्ट्री में यूरोप पहले से ही काफी लड़ाकू था, लेकिन 19वीं सदी का यूरोप तो लिटरली बारूद का ढेर था। क्यों? ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जन्म ले चुका था। यूरोप के राष्ट्रों में यंत्र थोड़े और शस्त्र ज्यादा बनाने की होड़ लगी थी। जाहिर है इसमें बारूद भी शामिल था। यूरोप के अग्रिम राष्ट्रों में एक था जर्मनी, जो उस वक्त जर्मन एम्पायर हुआ करता था। यह एम्पायर जर्मन राज्यों का एक समूह था जिसका नक्शा बार बार चेंज होता रहता था। पूरा जर्मन एम्पायर फ्रांस से लेकर रशिया तक फैला हुआ था। आज के पोलैंड और रशियन बाल्टिक राज्य भी उसी की सीमा में आते थे। उनका अलग अस्तित्व नहीं था। लेकिन किंगडम ऑफ प्रूशिया जर्मनी का वो महत्वपूर्ण राज्य था जिसमें 19वीं 20वीं सदी के दौरान जर्मनी की हिस्ट्री को काफी इन्फ्लुएंस किया। 18वीं सदी वो वक्त था जब स्कूल समाज का सामान्य हिस्सा नहीं थे। ज्यादातर जनता या तो किसान थी, मजदूर थी, व्यापारी थी या तो सैनिक। कला और विज्ञान राज दरबारों की कृपा पे बोलते थे। फिर हुआ प्रुशिया का महान सम्राट फ्रेडरिक द ग्रेट, जो कि खुद फिलोसॉफी और आर्ट्स में रुचि रखने वाला था। फ्रेडरिक ने प्रुशिया में सबसे पहले प्राइमरी स्कूल यानी कि वॉक स्कूल और सेकेंडरी स्कूल यानी कि रियल स्कूल बनाए। उसी के साथ 5 से 14 साल तक की शिक्षा को कंपलसरी और टैक्स आधारित बना दिया। साल 1800 आते आते रूसिया में न सिर्फ टीचर्स के स्कूल बने, बल्कि उनके लिए सर्टिफिकेशंस भी जारी किए गए। उस वक्त रूसिया के स्कूल में रीडिंग राइटिंग के साथ साथ म्यूजिक और क्रिश्चियनिटी का भी ज्ञान दिया जाता था। गणित सीखने के लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती थी। वैसे अब तक जो हो रहा था उसकी गति काफी धीमी थी। रूसिया का बहुत छोटा अपर मिडिल क्लास ये सब सुधारों का स्ट्रॉन्ग समर्थक था, जबकि उसका विरोध करने वाले दो क्लास थे। अल्ट्रा वेल्दी क्लास को लगता था कि ज्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। वो इस बात से भी सहमत नहीं थे कि स्कूल बच्चों को नैतिकता यानी मोरालिटी की शिक्षा दे। जबकि गरीब जन समुदाय सोचता था कि पढ़ाई से उनके बच्चों की आमदनी बंद हो जाएगी
जो अभी तक खेतों और कारखानों में मजदूरी करके आ रही थी। 1806 की एक घटना ने यह सब बदल दिया। रूसिया की युद्ध में बहुत बड़ी हार हुई। हराने वाली सेना थी फ्रेंच मिलिट्री, जिसका सेनापति था सम्राट नेपोलियन। रूसिया की मिलिट्री ने इस हार की पोस्ट एनालिसिस की, सोचा हमें फ्रेंच शासन के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। रूसियन आर्मी के 3 अफसरों को लगा कि यह हार सिर्फ आर्मी की नहीं, हमारे राजतंत्र और प्रजा की है। इसलिए हम जो कोई भी सुधार करें वो 3 पहलुओं पे होने चाहिए: मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन। विल्हेम वॉन हम्बोल्ट नामक फिलोसोफर को रूसिया का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। हम्बोल्ट ने न सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज लेवल का करिकुलम डिजाइन किया, बल्कि गणित, भाषा जैसे विषयों का ज्ञान स्कूल लेवल पे कंपलसरी बनाया। यूरोप के एनलाइटनमेंट के आइडियाज को टीचर्स की शिक्षा में स्थान मिला। हम्बोल्ट मानवतावादी थे। उनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ रोजगार पाने हेतु नहीं, बल्कि एक इंसान बनाने हेतु होती है। स्किल्स तो कोई भी सिखा सकता है। पूरे स्कूल सिस्टम का नेशनल करिकुलम बना। मैट्रिकुलेशन जैसी कहलाती अभितोर परीक्षा भी सारी हाई स्कूल्स में जरूरी बनी। 1830 तक रूसिया की एजुकेशन सिस्टम में इन सारी चीजों का अमल शुरू हुआ। सब बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलिंग, टीचर्स के लिए स्पेशल कॉलेजेस, टीचर्स के लिए स्पेशल सैलरी, स्कूल बनाने के लिए सरकारी फंडिंग, क्लास, स्कूल और पूरे देश के लेवल पे सुपरविजन, जिससे शिक्षा की क्वालिटी का नियमन हो सके। धर्म पढ़ाया जरूर जाए, लेकिन शिक्षा हो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे देश में एक अभ्यासक्रम हो जो विद्यार्थियों में स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी यानी कि राष्ट्रीय अस्मिता का निर्माण करे। इन सुधारों के बावजूद हम्बोल्ट का स्वप्न, जो कि नवजागृति की आइडियाज का स्प्रेड था, वो पूरी तरह आकार नहीं ले पाया। कारण था, हम्बोल्टियन मॉडल यूनिवर्सिटीज लेवल के लिए ज्यादा सूटेबल था, जो कि अभी भी बहुमत जनता के लिए अफोर्डेबल नहीं थी। उधर पूरी 19वीं सदी के दौरान रूसियन मॉडल से प्रभावित होकर दूसरे यूरोपियन देशों ने सर्व शिक्षा अभियान लागू किए। इनमें से प्रूशिया से बाहर वाला जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इस्टोनिया, लातविया, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। यूके और फ्रांस काफी पीछे छूट गए। फ्रांस में सेक्युलर करिकुलम के विरोध के कारण 1880 तक कुछ नहीं हो पाया। यूके में शुरुआत हुई 1833 में, लेकिन पूरा इंग्लैंड और वेल्स कवर होते होते 1891 आ गया। आज भी वहां पे बहुत से प्राइवेट स्कूल्स हैं। कंपलसरी प्राथमिक शिक्षा की इस लंबी माला का सबसे बड़ा मोती तो अभी बाकी ही है। वो था यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका। जिस विज पार्टी के महान नेता से हमने ये कहानी शुरू की थी, उस हीरो की यहाँ फिर से एंट्री होती है। वेलकम बैक होरास मान। 1837 में जब होरास मान मैसेच्यूसेट्स बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी बने, तब उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था अमेरिका में सबके लिए समान शिक्षा। होरास ने पहले ही बॉल पे चौका मार दिया। पूरे स्टेट के सारे स्कूल्स का दौरा किया। 1838 से शुरू करके उनकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की। याद रहे, इस टाइम पे इंटरनेट तो ठीक, घरों में बिजली भी नहीं होती थी। अमेरिकी एजुकेशन की सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी करके उन्होंने 6 सिद्धांत बनाए। पहला, जनता निरक्षर नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा के निर्वाह और नियंत्रण दोनों की जिम्मेदारी जनता की या जनता की चुनी हुई सरकार की होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षा ऐसे स्कूलों में दी जाए जहां सभी वर्ग के बच्चे पढ़ सके। चौथा, शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। पांचवा, शिक्षा देने के सिद्धांत एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र समाज से मेल खाने चाहिए। छठा, शिक्षक ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। 1843 में होरास ने खुद के पैसे खर्च करके जर्मनी का सफर किया। वजह थी बहुचर्चित प्रूशियन मॉडल को स्टडी करना। होरास ने जो बातें प्रूशिया में देखी वो ये थी। पहला, प्रूशियन मॉडल का डिफाइनिंग एस्पेक्ट था विभाजन, स्टूडेंट्स का उम्र के हिसाब से और विद्याओं का सब्जेक्ट्स के हिसाब से। यही पॉइंट ने प्रूशियन मॉडल को विराट कर दिया और लोकप्रिय बनाया। और आज यही पॉइंट उसकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण बना हुआ है। क्यों? सोचिए, अगर ये मुद्दा महाभारत के राजकुमारों की शिक्षा पे लागू होता तो क्या होता? अर्जुन को शायद 7वीं कक्षा तक धनुषी बाण मिल ही नहीं पाते। भीम गदा के अलावा और सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता। 5वीं के बाद उसे वीक स्टूडेंट मान के द्रोणाचार्य के असिस्टेंट टीचर के पास तीरंदाजी सीखने के लिए भेजा जाता।
उधर पांडवों का घटता आत्मविश्वास देखकर कौरव आगे निकल जाते हैं। दूसरा मुद्दा, स्टैंडर्ड नेशनल टेस्ट, जो कि हर स्टूडेंट को एक मापदंड से नाप सके, यानी मछली को पेड़ पर चढ़ाने की परीक्षा, जो सदी के श्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी नजरअंदाज नहीं कर पाए थे। तीसरा, केजी के लेवल से कंपलसरी शिक्षा। ये चीज आज बहुत कॉमन लगती है, लेकिन उन दिनों में नहीं थी। ये पेरेंट्स की तुलना में सरकार का अधिकार क्षेत्र एकदम से ज्यादा बड़ा कर देती थी। चौथा, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए अलग इंस्टीट्यूट्स, ताकि हर शिक्षक को एक जैसा बनाया जा सके। जाहिर है कि ये अप्रोच इंसान को तैयार करने के लिए कम और फैक्ट्री में चीजों को उत्पादन करने के लिए ज्यादा थी। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि प्रूशिया के इस सिस्टम में कहीं ना कहीं लोगों को राजा और सेना का विरोध करने से रोकने का मकसद छुपा हुआ था। कई ऐसा भी मानते हैं कि दूसरे महायुद्ध से पहले हुई नाजी अपराइजिंग में भी यही प्रूशियन मॉडल का हाथ था, जो इंडिपेंडेंट थॉट के आसपास कम और अंधे राष्ट्रवाद के आसपास ज्यादा घूमती थी। दूसरी तरफ कई लोग प्रूशियन सिस्टम का बचाव ये कह के करते हैं कि उस वक्त की जरूरतों के मुताबिक जिस स्केल पे विद्या का प्रसार जरूरी था, उसके लिए ये वाली इंजीनियरिंग अप्रोच बिल्कुल बराबर थी। आज नए नए रिसर्च होने के बावजूद अगर हमने उसमें सुधार नहीं किया है, तो ये कमी हम में है, प्रूशियन मॉडल में नहीं। होरास जब प्रूशिया से वापस आए, तब उनके पास खुद के 6 सिद्धांत को अमल करने के बहुत से तरीके थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य में सारे सुधार लागू करना शुरू किया। बहुत जल्द ही न्यूयॉर्क और अमेरिका के दूसरे नॉर्दर्न स्टेट्स में भी फ्री पब्लिक एजुकेशन लागू हो गया। लेकिन चैलेंजेस को तो आना ही था। जब होरास ने धर्मों को शिक्षा से अलग करने की बात की, तो धार्मिक संस्थाएं भड़की। जब होरास ने स्कूल के जरिए कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, तब लोगों ने कहा कि नैतिक शिक्षा धर्म की और परिवार की जिम्मेदारी है, स्कूल, जो कि हकीकत में सरकार चलाती है, उसकी नहीं। होरास ने टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा संख्या में स्त्रियों को टीचर बनाने की मांग की। उनकी दलील थी, हर स्त्री एक माता है और इसी वजह से बच्चों को ज्यादा अच्छे से शिक्षा दे सकती है। होरास के इस आर्ग्यूमेंट को पेडागोजी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। ये वो वक्त था जब पश्चिम में भी स्त्रियां घर की दीवारों में कैद थी। ये चीज यूरोप में शिक्षा की क्रांति के बावजूद सोची भी नहीं जा सकती थी। अमेरिका में भी कई लोगों को लगा कि शिक्षिका बनने से स्त्री की परिवार की जिम्मेदारियों पर बाधा आ जाएगी। होरक्स ने कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला रखा, स्त्रियों को पुरुष से आधे वेतन से ही रख लिया जाए। यह प्रस्ताव स्वीकार तो बहुत ही सरलता से हो गया, लेकिन होरास के बाद के शिक्षा के दलालों ने इसका काफी समय तक फायदा उठाया, शिक्षिकाओं का शोषण किया। ये डिबेट आज भी चल रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि होरास ने शिक्षिकाओं को आर्थिक असमानता की ओर धकेला, तो काफी लोग होरास को क्रेडिट देते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन की, क्योंकि ये ट्रेंड अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। आज वो वक्त है कि बिना महिलाओं के टीचिंग प्रोफेशन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। होरास के शिक्षा को लेके और भी कई क्रांतिकारी विचार थे। वो मानते थे कि बच्चों को अल्फाबेट्स यानी एबीसीडी की जगह पूरे शब्द पढ़ने में ज्यादा सहूलियत रहती है। अगर हम हाथी की बात करते हैं, तो हम उसके हाथ पैर को डिस्क्राइब नहीं करते, सीधा हाथी को ही डिस्क्राइब करते हैं। फोनिक्स के नाम पे बच्चों पे जो जुल्म आज हो रहा है, उसकी काट होरास ने 2 सदी पहले ही ढूंढ ली थी। प्रुशिया के मॉडल से प्रेरित होने के बावजूद होरास का स्पष्ट मानना था कि बच्चे कोई मशीन की स्पेयर पार्ट्स की तरह नहीं है, जिसको कोई कारीगर एक ही शेप में पूरी जिंदगी तक ढाल सके। कुदरत की पोषण से वो इतने शक्तिशाली बनते हैं कि उनकी आत्माएं विचारों को धातु की तरह बार बार पिघला के शुद्ध करके दूसरे रूप में ढाल सकती है। होरास एक भले इंसान थे, ईश्वर में श्रद्धा रखते थे, अंतिमवादी दृष्टिकोण से मुक्त होके सारे एंगल से स्थिति को नाप के कदम उठाते थे। उनके भाषण और लिखाई स्पष्ट रूप से बताती है कि वो पब्लिक एजुकेशन के जरिए बहुमत समाज का भला ही करना चाहते थे। उन्होंने जिस कारण से मिलिट्री डिजाइन प्रूशियन मॉडल को इंपोर्ट किया, वो था उसका नेशनल स्केल और स्पीड। वैसे उनका स्पष्ट मत था कि डेमोक्रेटिक अमेरिका की शिक्षा ऐसी कभी नहीं बनानी चाहिए जहां अथॉरिटी का विरोध ना हो सके, फिर चाहे वो बड़े से बड़ा अमलदार या सरकार ही क्यों ना हो। शिक्षा में एफिशिएंसी लाने के लिए स्टूडेंट्स की अभिरुचि और शिक्षकों की स्वतंत्रता पर आक्रमण करना उनकी कल्पना से बाहर था। लेकिन वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, द रोड टू हेल्थ इज पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। किसी भी बुरी चीज की शुरुआत अच्छे हेतु से हुई होती है, बाद में निहित स्वार्थ के कारण परिणाम पलट जाते हैं। होरास की
सबको साथ लेकर चलने की आदत के कारण उनका दायरा केवल अपने राज्य तक सिमट के रह गया। उनके बाद अमेरिकी एजुकेशन सिस्टम में जो भी बदलाव आए, उनकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके बारे में विस्तार से बताएंगे अगले वीडियो में। जिज्ञासा सदा बनी रहे। धन्यवाद। If you want to get regular videos about education, please like, share and subscribe to IndicLearn.